तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो मेरा नाम कृष्णा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रो स्टडी। तो इस चैनल पर सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। चलिए बिना देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। हमारा टॉपिक चल रहा था संवैधानिक विकास, जिसमें हमने पढ़ लिया था 1809 के भारत परिषद अधिनियम तक। इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919, इसका दूसरा नाम अन्य नाम क्या है? मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार कानून। चेम्सफोर्ड सुधार कानून। ये इसके क्या है? अन्य नाम। इसमें पहला पॉइंट क्या है कि जो भारत सचिव एवं उसकी परिषद को जो वेतन है वो भारतीय राजस्व से नहीं दिया जाएगा, बल्कि ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा। पहला पॉइंट लिखेंगे। भारत सचिव एवं इसकी परिषद के वेतन एवं खर्च ब्रिटिश राजस्व से होंगे। पहले क्या था कि भारतीय राजस्व से होते थे, अब क्या कर दिया इस अधिनियम के तहत कि जो ब्रिटिश राजस्व से भारतीय सचिव एवं उसकी परिषद के खर्चे और वेतन होंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि भारत सचिव की सहायता के लिए एक नया पद बना दिया गया जिसे हाई कमिश्नर कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, भारत सचिव की सहायता के लिए एक नया पद बना दिया गया नया पद बनाया जिसे हाई कमिश्नर कहते हैं। ये हो जाते हैं इसमें दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है इसमें कि भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरू हुई। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली किसे कहते हैं? जब मतदाता अपने उम्मीदवारों या प्रतिनिधि को प्रत्यक्ष रूप से वोट देता है या चुनता है, उसे ही प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कहते हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली
शुरू हुई। ये हो जाता है तीसरा पॉइंट। और इसमें नोट करेंगे कि जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला और महिलाओं ने सर्वप्रथम अपना वोट 1921 में दिया। महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। महिलाओं ने सर्वप्रथम वोट यहाँ पर नहीं है। महिलाओं ने सर्वप्रथम वोट 1921 में दिया। ये हो जाता है हमारा नोट। इसके बाद आता है चौथा पॉइंट, जिसमें हम लिखेंगे कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली शुरू हुई। द्वैध शासन प्रणाली यानी कि जहां दो भिन्न सत्ताएं एक साथ कार्य करती हैं, उसे द्वैध शासन प्रणाली कहते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली शुरू हुई। यहां तक लिख लीजिए। इसके बाद आता है पांचवा पॉइंट, जिसमें है कि केंद्रीय विषय को दो भागों में बांट दिया गया। आरक्षित विषय जो कि ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थे, और हस्तांतरित विषय जो कि ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में नहीं थे। पांचवा पॉइंट लिखेंगे कि केंद्रीय विषय को दो भागों में बांटा। एक तो आरक्षित विषय, एक था हस्तांतरित विषय। जो ये आरक्षित विषय है, इसमें पैसे से रिलेटेड जैसे कि राजस्व, वित्त, न्याय, पुलिस, ये सारे सौदे आते हैं। और हस्तांतरित विषय यानी कि जो ब्रिटिश सरकार है, जो उनका नियंत्रण है, वो आरक्षित विषयों पर था, ना कि हस्तांतरित विषयों पर। हस्तांतरित विषयों में स्थानीय शासन और शिक्षा, स्वास्थ्य ये आते हैं। आरक्षित विषय में आएगा राजस्व, वित्त, न्याय और पुलिस। और हस्तांतरित विषय में आएगा स्थानीय स्वशासन
कोमा शिक्षा, कोमा स्वास्थ्य। ये आते हैं हस्तांतरित विषय में। इसके बाद आता है कि भारत में द्विसदनीय व्यवस्था शुरू हुई और इसी में जो पहले केंद्रीय विधान परिषद को राज्य परिषद बनाया गया और एक केंद्रीय विधानसभा बनाई। भारत में द्विसदनीय व्यवस्था शुरू हुई। इसमें जो है जिसमें जो केंद्रीय विधान परिषद है उसको राज्य परिषद बनाया गया और एक नया पद बनाया गया, केंद्रीय विधानसभा बनाई। जिसमें केंद्रीय विधान परिषद को राज्य परिषद बनाया। और केंद्रीय विधानसभा बनाई। केंद्रीय विधानसभा बनाई। इसमें छठा पॉइंट आएगा, नहीं इसमें छठा पॉइंट नहीं है, यही तक ही है। इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935, जिसमें क्या है कि पहला पॉइंट है 1 अप्रैल 1937 में प्रांतीय स्वतंत्रता मिली और अखिल भारत संघ बना 1937 में। इसमें पहला पॉइंट है कि 1 अप्रैल 1937 में प्रांतीय स्वतंत्रता मिली। 1 अप्रैल 1937 में प्रांतीय स्वतंत्रता मिली। और दूसरा पॉइंट है कि 1937 में ही अखिल भारत संघ बना। अखिल भारत संघ बना। तीसरा पॉइंट आएगा इसमें कि भारत में संघीय न्यायालय 1 अक्टूबर 1937 में दिल्ली में बनाया गया। भारत में संघीय न्यायालय
संघीय न्यायालय 1 अक्टूबर 1937 दिल्ली में बनाया। गया। और जो संघीय न्यायालय था इसमें प्रमुख न्यायाधीश कौन था? मॉरिस गुएर इसमें प्रमुख न्यायाधीश था और 6 अन्य जज थे, जिनमें 4 अंग्रेज जज थे, 2 भारत जज थे। जो भारत जज थे वे कौन कौन थे? M.R. जैकब और एक था शाह मोहम्मद सुलेमान। प्रमुख न्यायाधीश मॉरिस गुएर और 6 अन्य जज थे, जिनमें से 4 अंग्रेज जज और 2 भारत के कौन कौन से थे? M.R. जैकब और दूसरा कौन था? शाह मोहम्मद सुलेमान। ये हो जाता है हमारा तीसरा पॉइंट। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है कि जो बर्मा है, यानी वर्तमान में जिसे म्यांमार कहते हैं, वो 1937 में अलग देश बना। चौथा पॉइंट लिखेंगे कि बर्मा यानी कि जिसे वर्तमान में म्यांमार कहते हैं। बर्मा 1937 में अलग देश बना। ये हो जाता है इसमें चौथा पॉइंट। अब आता है पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है कि 1937 में 11 प्रांतों में सरकार बनी। उन्नीस में 11 प्रांतों में चुनाव हुए, जिनमें से 5 + 3 8 प्रांतों में कांग्रेस सरकार बनी। जो 3 थे वो थे असम, बंबई, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। इन तीनों प्रांतों में कांग्रेस ने गठबंधन से सरकार बनाई। असम, बंबई, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांतों में
कांग्रेस ने गठबंधन से सरकार बनाई। जो ये 3 प्रांत है इनमें कांग्रेस ने गठबंधन से सरकार बनाई। इसके बाद आता है कि 5 मद्रास, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी प्रांत और संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने बहुमत से सरकार बनाई। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सॉरी ये है यहां पर गलत हो गया, बोला तो पश्चिमी उत्तर था। पश्चिमी उत्तर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आवाज आए 5 + 3 3 तो हमने लिख लिया था। 5 प्रांत मद्रास, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी प्रांत और संयुक्त प्रांतों में कांग्रेस ने बहुमत से सरकार बनाई। इसके बाद आता है कि 2 प्रांत पहला कौन है? पहला तो है पंजाब, दूसरा है बंगाल। पंजाब में मुस्लिम लीग के सहयोग से कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी बंगाल में, और पंजाब में मुस्लिम लीग की सहयोग से यूनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। कृषक प्रजा पार्टी सरकार बनी। और दूसरा है बंगाल। बंगाल में मुस्लिम लीग की सहायता से यूनिस्ट की सरकार बनी। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद लास्ट रह जाता है एक सिंध प्रांत। सिंध प्रांत में सहकारी सहयोग से सरकार बनी और 1943 में ये अलग हुआ। सिंध प्रांत में
सहकारी सहयोग से सरकार बनी और 1943 में अलग हुआ। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद आता है कि कांग्रेस ने 28 महीनों तक शासन किया और अक्टूबर 1939 में कांग्रेस ने क्या किया कि सामूहिक त्याग पत्र दिया। अक्टूबर 1939 में कांग्रेस ने 8 प्रांतों में सामूहिक त्याग पत्र दिया। कांग्रेस ने सामूहिक त्याग पत्र दिया और मुस्लिम लीग की पार्टी ने 2 दिसंबर 1939 में कांग्रेस के त्याग पत्र को विजय दिवस के रूप में मनाया। और अगला है कि मुस्लिम लीग की पार्टी ने 2 दिसंबर 1939 को कांग्रेस का त्यागपत्र मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। और जो मुस्लिम लीग थे इनका समर्थन कौन कर रहे थे? अंबेडकर जी द्वारा इनका समर्थन किया गया। इस वीडियो में यहीं तक ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।